नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत की तीसरे अध्याय बस की यात्रा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने अपने बस की यात्रा का बहुत ही मज़ेदार एवं रोचक ढंग से इस पाठ में उसका वर्णन किया है कि बस से यात्रा करते समय उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह उनकी जान जोखिम में पड़ी थी और किस तरह से लोगों ने अपनी यात्रा के दौरान अपने बस में बैठी हुई स्थिति को महसूस कर रहे थे। इन सब घटनाओं का वर्णन इसमें बहुत ही रोचक ढंग से किया है। हम इस पाठ के एक एक पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे लेखक यहाँ से शुरू करता है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि वह पन्ना से उनको और उनके 5 मित्रों को जबलपुर जाना था। सुबह 2 मित्रों को जबलपुर में सुबह नौकरी पर जाना था, जिसके लिए उन्हें बस पकड़ना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दिया कि शाम वाली बस से यात्रा मत करिए, क्योंकि लोगों को शाम वाली बस के बारे में पता था। तो लेखक कहता है, क्यों मना किया? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, रास्ते में डाकू और चोरों का डर नहीं था, बल्कि बस डाकिन है। डाकिन का अर्थ होता है बच्चों चुड़ैल या पिशाच। जैसे चुड़ैल होता है, चुड़ैल को देख के रोज़ लोग डर जाते हैं, तो इस बस को चुड़ैल लोग मानते थे। इस तरह से इस बस को लोग देख करके डरते थे, इसमें यात्रा करने से डरते थे, क्योंकि इस बस की जो स्थिति थी वह बिल्कुल पुरानी थी, देखने में बेढौल, और वह कहाँ किस रास्ते पे रुक जाएगी किसी को कुछ पता नहीं था। इसलिए बस को लोग डाकिन अर्थात चुड़ैल मानते थे। लेखक ने बताया कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब लेखक ने बस को देखा तो उसके प्रति श्रद्धा अर्थात उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा आ गई। खूब वयोवृद्ध थी बस, जो थी बहुत ही वयोवृद्ध अर्थात बूढ़ी थी। बस जो है बूढ़ी थी अर्थात बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोगों ने इसलिए सफ़र करना नहीं चाहते थे कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता। लेखक ने व्यंग्य करते हुए लिखता है कि लोग इसे यह मानते थे कि यह एक वृद्धा है, इस पर अगर हम सफ़र करेंगे तो इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था अर्थात जब कोई पुराने हो जाती है बस, तो उसी को वृद्धावस्था में बताया है, व्यंग्य किया है कि यह जैसे वृद्धावस्था में लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, उसी तरह से इस बस में लोग बैठ करके इस बस को कष्ट नहीं देना चाहते थे। लेखक आगे बताता है कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार में गोद से लेकर चलेगी। यहाँ पर बस की स्थिति को जब लेखक ने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह चल भी सकती है। तो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो भी उसी में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हाँ जी, यह बस चलती है। उनके एक जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, यह हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उसके बाद सब लोग उस बस में बैठ जाते हैं। लेखक आगे बताता है, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। यहाँ पर लेखक ने बताया कि जो उन्हें छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं रास्ते में बस को कुछ हो ना जाए, इतनी पुरानी बस है, इसमें ये सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, पता नहीं ये बेचारे वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं, रास्ते में क्या हो जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो भी इस धरती पर आया है उसे तो एक बार जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर। राजा
रंक रंक का अर्थ होता है गरीब का, चाहे गरीब हो या राजा हो या फिर साधु सन्यासी कोई भी हो, उसे तो इस दुनिया से जाना ही है। जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे वह ऐसा सोच रहे थे। लेखक आगे कहता है आदमी को कूच करने के लिए निमित्त होना चाहिए। आदमी को कूच करने के लिए अर्थात आगे बढ़ने के लिए निमित्ती का अर्थ होता है साधन या कारण। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमें साधन जरूरी है, क्योंकि बिना साधन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। आप इस कल्पना कर सकते हैं कि जैसे बिल्कुल पुराना बस है, उसमें आप बैठे हैं तो बस चलते समय सिर्फ इंजन ही हिलता है, लेकिन वो बस पुरानी थी, वो पूरी बस की सीटें हिल रही थी। इसीलिए लेखक कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है सारी बस ही इंजन है। फौरन का अर्थ होता है जल्दी से। वह जल्दी से जब बस पूरी हिल रही थी वह खिड़की से थोड़ा दूर सरक गए, क्योंकि उस बस के सारे कांच भी टूटे हुए थे, जिससे उन्हें डर लग रहा था कहीं कांच गिर के उनके ऊपर चुभ ना जाए। तो इसलिए वह खिड़की से थोड़ा सरक कर अर्थात उससे हट करके बैठ गए और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके सीट के नीचे इंजन लगा हो, क्योंकि उनकी सीटें बिल्कुल हिल डुल रही थी, बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। तो इसीलिए लेखक ने कहा ऐसा लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन लगा है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बाडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बाडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक ने यहाँ पर बस के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया। उस दृश्य क्या बताता है, उसने बस में बैठने की तुलना गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी ने आज़ादी के समय चलाए थे, कि अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है, उनकी बनाई गई वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से अंग्रेज़ के जो शासन व्यवस्था थी उसमें इन लोगों ने सहयोग न करके असहयोग आंदोलन चलाया था। तो उसी तरह से बताता है कि जैसे इस बार बस की पूरी जो बॉडी है एक दूसरे से असहयोग करती, अर्थात एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रही थी। लेखक कल्पना करता है कि हो सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय यह बस नवीन रही होगी और उसी से इसने इस तरह की ट्रेनिंग सीखी होगी कि कैसे हमें जो है बस के एक दूसरे पार्ट से असहयोग करना, अर्थात एक दूसरे का सहयोग नहीं करना है। लेखक कहता है कि जब 8-10 मील वह चल रही थी तो ऐसा लग रहा था सब भेदभाव मिट गया, अर्थात बॉडी का जैसे इंजन का काम होता है चलना, सीट बैठने के लिए बनी होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा लग रहा था सीट और इंजन एक दूसरे के पास जाकर मिल रहे थे। भेदभाव मिट जा रहा था, ये पता ही नहीं चल रहा था कि सीट के नीचे इंजन है या इंजन चल रहा है या पूरी सीट बस के नीचे इंजन लगा है और वह भागे जा रहे, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेखक आगे बताता है एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और इसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक बताता है कि बस अचानक थोड़ी दूर ही चली थी कि वहाँ पर रुक गई और वहाँ पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया। उसे पेट्रोल डालने के लिए नली को बाहर निकालकर उसमें जैसे माँ बच्चे को बॉटल से दूध पिलाती है, उसी तरह से जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे वह उसके पेट्रोल पिला रहे थे, पेट्रोल अर्थात उसमें इंजन में डाल रहे थे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरी पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें
बस गोता लगा जाएगी। लेखक बताता है कि बस की रफ्तार जो थी वह 15-20 मील प्रति घंटा हो गई थी। उसको देख करके ऐसा लगता था कहीं ये आगे जाके रुक ना जाए, कहीं इसकी स्टीयरिंग ना टूट जाए। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। जब बस में लेखक बैठा था, जिस रास्ते से बस गुजर रही थी, उस रास्ते में प्रकृति का जो दृश्य था बहुत ही लुभावना था। दोनों तरफ अर्थात रास्ते की दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, उस पर पक्षी बैठी थी, लेकिन वह पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं यह बस पेड़ों से टकरा ना जाए, और जब पेड़ से बस टकराएगी तो क्या होगा? बस का एक्सीडेंट होगा। तो इसीलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। आगे वह बताता है कि झीलें जो दिखती तो ऐसा लगता था कि कहीं बस उसमें गोता ना लगा जाए। गोता लगाना मतलब डुबकी ना लगा जाए, उसमें गिर ना जाए। गोता लगाना का अर्थ होता है डुबकी लगाना, कि बस जो है कहीं झील में गिर ना जाए। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह ना चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीड़ चादरी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस दयनीय लग रही थी। लगता जैसे वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक बताता है कि अचानक बस एकाएक रुक जाती है। ड्राइवर तरह तरह की तरकीब का अर्थ होता है उपाय। वह तरह तरह के उपाय सोचता है किस तरह से बस चले, लेकिन वह चलती नहीं है। बस का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अर्थात जैसे गांधी जी ने आज़ादी के समय अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसी तरह से लग रहा था कि यह बस भी अब किसी की बात नहीं मानेगी और इससे आगे नहीं जाएगी। उसके बाद भी जो बस की कंपनी के हिस्सेदार थे वह यह कह रहे थे यह तो फर्स्ट क्लास की है। इत्तेफाक की बात है कि यह रुक गई है। उस बस में बैठकर लेखक बताता हमें ग्लानि हो रही थी। हमें अपने आप में ही बुरा लग रहा था कि हम इस वृद्धा पर बैठकर क्यों आए। और बताता है लेखक कि ऐसा लग रहा था कि इसका प्राणांत हो गया, अर्थात यह ख़त्म हो गई है, मर गई है। इस बियाबान का था सुनसान जंगल, उजाड़ स्थान, जहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता। यहीं पर इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ी। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। ऐसा लग रहा था कि वह बस वहीं पर ख़त्म हो गई है और वहीं पर उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधरा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से बस की तुलना उस बूढ़ी महिला के समान की है जिसकी आंखों से कम दिखाई देते। अर्थात बस की जो लाइट थी वह भी ख़त्म हो गई, बुझ गई, अब वह नहीं जल रही। इसलिए जब कोई भी पीछे से गाड़ी आती तो वह रुक जाती। ऐसा लगता कि मानो वह यह कह रही है कि बेटी तुम आगे निकल जाओ, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। जब कोई वृद्ध महिला होती है तो वो धीरे धीरे चलती है, उसकी आंखों से कम दिखाई देता है, तो वो सामने वाले को बोलती है भैया आप चले जाओ, मैं धीरे धीरे आ जाऊँगी, है ना। तो ऐसा ही लग रहा था कि बस जो है वह बूढ़ी महिला की तरह ही बिल्कुल दिखाई दे रही थी। लेखक आगे बताता है, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होते तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग कि एक ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसार उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ लेखक बताता है कि पहली बार लेखक को बस कंपनी के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा तब उमड़ी जब उसने यह जाना कि बस के हिस्सेदार को टायरों की हालत पता थी। उसके बाद भी वह अपनी जान हथेली पर रख करके इस बस को चला रहे हैं।
दूसरा घिसा टायर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए हैं। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक बताता है कि जब बस के दोनों ही टायर खराब हो गए तो सबने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना जहाँ पर उन्हें पहुंचना था तो वहाँ पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी और उन्होंने सोचा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है वहाँ जाने का। इसलिए हमारी बेताबी करते बेचैनी, जो उन लोगों को बेचैनी थी कि कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया और लोग हंसी मजाक करने लगे ताकि उनका समय अच्छे से व्यतीत हो जाए। वह निश्चिंत हो गए कि अब तो दूसरी अगर कोई बस आएगी तभी यहाँ से जाएंगे, नहीं तो इस बस से तो अब हम नहीं जा सकते। पन्ना क्या, कहीं भी नहीं जा सकते। अर्थात उन्होंने उस बस की उम्मीद ही छोड़ दी और लोग हंसी मजाक में मशगूल हो गए। इस तरह से लेखक ने बस की पूरी यात्रा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि यह जो कंपनी के हिस्सेदार हैं वह बस की हालत जानते हुए भी उस बस को लेकर के अपनी जान हथेली पर रख कर के चल रहे हैं। तो इसलिए लोगों को यह सुकून था कि इसका जो मालिक है वह भी तो हमारे साथ है। तो इसलिए ज़्यादा लोग चिंतित नहीं थे, उनका तनाव कम हो गया था और हंसी मजाक में लोग मशगूल हुए। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त हो जाता है। इसमें दिए गए प्रश्नों पर हम विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका, मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा क्यों जग गई? उनके मन में श्रद्धा इसलिए जगी क्योंकि लेखक ने जब यह जाना कि कंपनी के हिस्सेदार बस के टायरों की हालत जानते हैं फिर भी अपनी जान हथेली पर रखकर इस बस से वह सफ़र कर रहे हैं, यह जानकर के उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव जग गया। दूसरा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? लोगों ने ऐसी सलाह इसलिए दी क्योंकि शाम में चलने वाली जो बस थी उसके बारे में लोगों को पता था कि यह बस दाखिल अर्थात एक चुड़ैल की तरह है जो कहाँ जवाब दे जाए कुछ पता नहीं है। तीसरा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बस की सीटें हिल रही थी और सब ऊपर नीचे हो रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह जो है सारी बस ही इंजन है। जैसे इंजन हमेशा चलता रहता है उसी तरह से सीट भी हमेशा ऊपर नीचे उठ रही थी, हिल डुल रही थी। चौथा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि लेखक को ऐसा लग रहा था कि हिस्सेदार साहब व्यंग कर रहे हैं, वह उसके चलने पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था बस की दशा देख करके। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि लेखक को लग रहा था कहीं यह बस पेड़ों से टकरा ना जाए और टकरा जाएगी तो सबकी मौत निश्चित है। इसीलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। इस तरह से यह पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके आगे पाठ के आगे के जो प्रश्न हैं यह अपने स्वयं ढूंढ करके इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ यह आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।